कभी कभी इतिहास मिट्टी के नीचे केवल दबा नहीं होता, वह जानबूझकर चुप रहता है। मिस्र की तपती रेत के नीचे ऐसे शहर, कब्रें, जहाज और पत्थर छिपे मिले हैं जो जितने जवाब देते हैं उससे कहीं अधिक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम उन्हीं 10 खोजों के भीतर उतरेंगे जहां हर बंद दरवाजे के पीछे अतीत की कोई अधूरी आवाज अब भी सुनाई देती है। नंबर 1, द लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ एटन। हजारों वर्षों तक मिस्र के रेगिस्तान के नीचे एक पूरा शहर चुपचाप दबा रहा। उसके ऊपर हवाएं रेत उड़ाती रहीं, राजवंश बदलते रहे और दुनिया यह मानती रही कि प्राचीन मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य शायद पहले ही खोजे जा चुके हैं। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने जमीन की ऊपरी परत हटानी शुरू की तो उनके सामने दीवारों, गलियों और कमरों का ऐसा जाल उभरने लगा जिसे अब एटन का खोया हुआ सुनहरा शहर कहा जाता है। इस खोज को तूतनखामुन की कब्र के बाद मिस्र की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में गिना गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह केवल किसी मंदिर या महल का टूटा हुआ हिस्सा नहीं था। यहां घर थे, कार्यशालाएं थीं, भट्टियां थीं, भंडारण कक्ष थे और रोजमर्रा के जीवन के निशान लगभग उसी जगह मौजूद थे जहां उन्हें हजारों वर्ष पहले छोड़ा गया होगा। मिट्टी के बर्तनों, मोहरों और वस्तुओं पर मिले चिन्ह बताते थे कि यह शहर उस समय सक्रिय था जब मिस्र अपनी शक्ति के सबसे ऊंचे दौर में था। शहर के भीतर ऐसे सांचे भी मिले जिनसे ताबीज, सजावटी वस्तुएं और धार्मिक प्रतीक बनाए जाते थे। इसका अर्थ था कि यहाँ केवल लोग रहते ही नहीं थे बल्कि शाही और धार्मिक निर्माण के लिए सामान भी तैयार किया जाता था। कुछ कमरों में जानवरों के असामान्य दफन मिले। 2 गायों या बैलों के अवशेष एक कमरे में रखे गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के तहत दफनाया गया था या किसी दूसरी वजह से। उससे भी अधिक विचलित करने वाला एक मानव कंकाल था जिसके घुटनों के आसपास रस्सी कसकर बांधी गई थी। क्या वह कोई कैदी था, किसी सजा का शिकार था या किसी रहस्यमयी संस्कार का हिस्सा था? इसका निश्चित उत्तर अब तक नहीं मिला। इस शहर का सबसे बड़ा रहस्य इसके अचानक छूट जाने में छिपा है। यहां मौजूद वस्तुएं यह एहसास कराती हैं कि लोग धीरे धीरे सामान समेटकर नहीं गए थे। ऐसा लगता है जैसे जीवन एक क्षण में रुक गया हो। रोटियां पकाने के स्थान, औजार, बर्तन और निर्माण सामग्री पीछे रह गई। उसी काल में शाही राजधानी को दूसरी जगह ले जाया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस पर बहस जारी है। क्या यह धार्मिक सत्ता के भीतर हुआ संघर्ष था? क्या किसी महामारी, राजनीतिक विद्रोह या दरबारी षड्यंत्र ने लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? या फिर राजा ने ऐसी बात देख ली थी जिसे इतिहास में कभी दर्ज नहीं किया गया? आज एटन का सुनहरा शहर प्राचीन मिस्र का एक जमी हुई तस्वीर जैसा दिखाई देता है। उसकी गलियों में अब कोई आवाज नहीं है, लेकिन बंद कमरों में पड़ी वस्तुएं अब भी उस अंतिम दिन की कहानी संभाले हुए हैं। यह शहर हमें यह नहीं बताता कि यहाँ क्या हुआ था। वह केवल इतना साबित करता है कि किसी समय हजारों लोग यहाँ रहते थे और फिर एक दिन पूरा शहर मानो मिस्र की स्मृति से मिटा दिया गया। नंबर 2, द टूम्स ऑफ सक्कारा। सक्कारा की जमीन ऊपर से जितनी शांत दिखाई देती है, उसके नीचे की दुनिया उतनी ही अस्थिर और भय पैदा करने वाली है। यहाँ रेगिस्तान के बीच खड़े टूटे हुए पिरामिड समय के घिसे हुए दांतों की तरह नजर आते हैं। इन्हीं में प्राचीन मिस्र का प्रसिद्ध स्टेप पिरामिड भी मौजूद है, जिसे पिरामिड निर्माण की परंपरा की शुरुआती कड़ियों में माना जाता है। लेकिन सक्कारा का वास्तविक रहस्य जमीन की सतह पर नहीं, बल्कि उसके नीचे फैले उन गहरे शाफ्टों और सुरंगों में छिपा है जिन्हें सदियों तक किसी ने नहीं खोला था। जब पुरातत्वविदों ने एक ऐसे ही बंद शाफ्ट में उतरना शुरू किया तो उनके पास केवल रस्सियां, रोशनी और यह अंदाजा था कि नीचे कोई प्राचीन कब्र हो सकती है। उन्हें यह नहीं पता था कि वे एक ऐसे भूमिगत संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां मृतकों को मानो संग्रह करके रखा गया था। चूना पत्थर की दरार से टॉर्च की रोशनी भीतर गई तो सामने एक देवता की चमकती हुई आंखें दिखाई दी।
वह ओसिरिस की प्रतिमा थी, जिसका सुनहरा चेहरा और ऊंचा मुकुट अंधेरे में अचानक उभर आया था। प्राचीन मिस्र में ओसिरिस को मृत्यु, पुनर्जन्म और परलोक से जोड़ा जाता था। उसकी उपस्थिति इस बात का संकेत थी कि आगे का कक्ष साधारण नहीं था। अंदर प्रवेश करते ही पुरातत्वविदों को रंगीन ताबूत, सोने की परत वाले मुखौटे, बाज के आकार की आकृतियां, भृंग के प्रतीक और अनेक धार्मिक वस्तुएं दिखाई दी। पहली नजर में यह किसी धनी और शक्तिशाली वर्ग का विश्राम स्थल लगता था, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर दृश्य बदल गया। दर्जनों ताबूत एक दूसरे के ऊपर अनियमित ढंग से रखे हुए थे। कुछ दीवारों से सटे थे, कुछ छत तक जमा दिए गए थे और कुछ ऐसे झुके हुए थे मानो किसी हल्के कंपन से नीचे गिर सकते हों। फर्श पर कपड़े के फटे हुए टुकड़े, हड्डियां और शव संरक्षण से जुड़ी सामग्री बिखरी थी। यह किसी सुव्यवस्थित शाही समाधि के बजाय मृतकों का गोदाम दिखाई देता था। हर ताबूत को सजाने में समय और धन लगाया गया था, लेकिन उन्हें जिस तरह ठूंस कर रखा गया था, उससे लगता था कि भूमिगत कक्षों में जगह तेजी से खत्म हो रही थी। आगे की खुदाई में नए कक्ष और नए शाफ्ट मिले, जिनमें और अधिक ताबूत भरे हुए थे। कुछ ताबूत तो शाफ्ट के आधार में ही दबा दिए गए थे। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यहां इतने अधिक लोगों को एक साथ क्यों रखा गया? क्या सक्कारा एक विशाल अंतिम संस्कार व्यवसाय का केंद्र बन गया था? क्या पुजारियों और अधिकारियों ने कब्रों को दोबारा बेचकर मृतकों के शवों को एक साथ जमा करना शुरू कर दिया था? क्या कोई महामारी या राजनीतिक संकट आया था जिसमें शवों की संख्या अचानक बढ़ गई? या फिर इन कक्षों का उपयोग सदियों तक अलग अलग पीढ़ियों द्वारा किया गया और अंत में व्यवस्था पूरी तरह टूट गई? सक्कारा की भूमिगत दुनिया अभी पूरी तरह खुली नहीं है। अनेक सुरंगें अब भी बंद हैं और कुछ कक्ष इतने अस्थिर हैं कि उनमें प्रवेश करना खतरनाक है। संभव है कि नीचे अभी हजारों ताबूत और अनगिनत अधूरी कहानियां मौजूद हों। सक्कारा का अंधेरा केवल मृतकों को नहीं छिपाता, वह उस व्यवस्था को भी छिपाता है जिसने मृत्यु को आस्था, प्रतिष्ठा और शायद व्यापार में बदल दिया था। नंबर 3, द स्टोन ऑफ अ प्रीस्ट। मिस्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक किसान अपने खेत की तैयारी कर रहा था। उसके लिए वह दिन किसी दूसरे सामान्य दिन जैसा ही था। मिट्टी को पलटते हुए उसका औजार अचानक किसी कठोर वस्तु से टकराया। शुरुआत में उसे लगा होगा कि वह कोई साधारण चट्टान है, लेकिन जमीन साफ करने पर एक नक्काशीदार पत्थर सामने आया। उस पर पंख फैलाए हुए सूर्य का प्रतीक बना था और एक अंडाकार आकार के भीतर प्राचीन मिस्री चित्रलिपि उकेरी गई थी। यह कोई सजावटी पत्थर नहीं था, यह लगभग 2500 वर्ष पहले स्थापित की गई एक प्राचीन शिला थी, जो किसी शासक, सैन्य अभियान या राजनीतिक घोषणा से जुड़ी हो सकती थी। प्राचीन मिस्र में इस तरह की शिलाएं केवल घटनाओं को दर्ज करने के लिए नहीं बनाई जाती थीं, वे सत्ता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी थीं। उन्हें किसी क्षेत्र पर अधिकार जताने, मंदिर को समर्पण दिखाने, युद्ध में मिली सफलता दर्ज करने या शासक के नाम को सदियों तक जीवित रखने के लिए लगाया जाता था। पत्थर पर बना पंखों वाला सूर्य राजकीय और दैवी संरक्षण का प्रतीक माना जाता था। उसके नीचे दर्ज नाम बताता था कि यह संदेश किसी शक्तिशाली शासक के शासनकाल में तैयार किया गया था। लेकिन इस शिला का वास्तविक अर्थ तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे मिस्र की पूर्व दिशा में चलाए गए किसी सैन्य अभियान से जोड़ने का प्रयास किया। उस समय इस क्षेत्र में मिस्र, यहूदा और बेबीलोन जैसी शक्तियों के बीच तनाव था। युद्ध केवल सीमाओं के लिए नहीं लड़े जा रहे थे, व्यापारिक रास्ते, धार्मिक प्रभाव और राजवंशों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। यह भी संभव माना गया कि शिला किसी ऐसे अभियान की स्मृति थी जिसमें मिस्र ने अपने सहयोगियों की सहायता करने की कोशिश की थी। लेकिन पत्थर पर मौजूद संकेत इतने अपूर्ण हैं कि उसका निश्चित प्रसंग अभी भी विवादित है। यही अधूरापन इस खोज को रहस्यमयी बनाता है। शिला एक घटना की गवाही देती है, लेकिन पूरी घटना बताती नहीं। उस पर किसी विजय का दावा हो सकता है, जबकि वास्तविकता में सेना पराजित हुई हो।
प्राचीन शासक अक्सर अपने अभिलेखों में असफलताओं को छिपाते और मामूली सफलताओं को महान विजय बनाकर प्रस्तुत करते थे। इसलिए इस पत्थर पर लिखा संदेश इतिहास का सत्य भी हो सकता है और शाही प्रचार भी। सबसे असहज प्रश्न यह है कि यह शिला खेत के नीचे कैसे पहुंची। क्या यह पास के किसी मंदिर से गिरकर यहां आई? क्या किसी आक्रमण के दौरान इसे जानबूझकर तोड़ा या दफनाया गया? क्या बाद के शासकों ने पुराने राजा का नाम मिटाने के लिए उसकी स्मारक शिलाएं जमीन में दबवा दी? जिस स्थान पर यह मिली वहां संभव है कि कभी कोई ऐसी संरचना खड़ी रही हो जिसका अब कोई निशान नहीं बचा। यह पत्थर किसी बंद कब्र से नहीं मिला था, वह खुले खेत के नीचे पड़ा था जहां पीढ़ियों से खेती हो रही थी। लोग उसके ऊपर चलते रहे, बीज बोते रहे और फसल काटते रहे, लेकिन नीचे एक भूला हुआ शासक अपनी अधूरी घोषणा के साथ पड़ा रहा। अब शिला मिल चुकी है, पर उसका संदेश आज भी पूरी तरह नहीं खुला। वह अतीत की एक ऐसी आवाज है जिसके अधिकांश शब्द समय ने मिटा दिए हैं। नंबर 4, द खुफू बोट। ग्रेट पिरामिड के पास जब जमीन में बंद एक विशाल गड्ढे को खोला गया तो पुरातत्वविदों को उम्मीद थी कि भीतर कोई धार्मिक वस्तु या निर्माण सामग्री मिलेगी, लेकिन नीचे लकड़ी के सैकड़ों टुकड़े बेहद सावधानी से रखे हुए थे। पहली नजर में वे किसी ढही हुई संरचना के अवशेष लगते थे। जांच करने पर पता चला कि यह लगभग 4600 वर्ष पुराना एक पूरा जहाज था, जिसे जानबूझकर खोलकर टुकड़ों में बांटा गया और फिर पिरामिड के निकट दफना दिया गया था। बाद में इसे खुफू बोट या खुफू जहाज के नाम से जाना गया। जहाज लगभग 144 फुट लंबा था और उसके निर्माण में हजारों वर्ष पहले के कारीगरों की अद्भुत समझ दिखाई देती थी। लकड़ी के लगभग 1200 से अधिक हिस्सों पर ऐसे चिन्ह मिले जो यह बताते थे कि कौन सा टुकड़ा किस स्थान पर जोड़ा जाना था, मानो प्राचीन कारीगरों ने भविष्य के लिए एक निर्देश पुस्तिका छोड़ दी हो। इन्हीं चिन्हों की सहायता से आधुनिक विशेषज्ञों ने कई वर्षों की मेहनत के बाद जहाज को दोबारा जोड़ा। उसके तख्तों को लोहे की कीलों से नहीं, बल्कि रस्सियों और लकड़ी की जटिल जोड़ तकनीक से बांधा गया था। हजारों वर्ष तक बंद रहने के बाद भी उसका बड़ा हिस्सा सुरक्षित था, लेकिन जहाज के निर्माण से बड़ा रहस्य यह है कि उसे दफनाया क्यों गया। एक मान्यता के अनुसार यह सूर्य देवता से जुड़ा धार्मिक जहाज था, जिस पर मृत फराओ परलोक में यात्रा करता। दूसरी संभावना यह है कि इसी जहाज पर खुफू का शव नील नदी के रास्ते पिरामिड तक लाया गया होगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जहाज ने वास्तव में पानी में यात्रा की थी, जबकि अन्य इसे केवल प्रतीकात्मक वस्तु बताते हैं। उसके आकार और निर्माण की मजबूती से लगता है कि वह नदी में चलने में सक्षम था, लेकिन उसमें पाल और चप्पुओं की व्यवस्था को लेकर अनेक प्रश्न बने हुए हैं। उसकी बनावट ऐसी थी जैसे उसे स्वयं चलाने के बजाय किसी दूसरे जहाज से खींचा जाना हो। ग्रेट पिरामिड के आसपास केवल एक जहाज का गड्ढा नहीं था, वहां कई नावों के लिए भूमिगत कक्ष बनाए गए थे। इसका अर्थ था कि फराओं के परलोक के लिए एक पूरा नौसैनिक समूह तैयार किया गया था। लेकिन यदि ये जहाज केवल आत्मा की यात्रा के प्रतीक थे, तो उन्हें इतनी तकनीकी सटीकता के साथ वास्तविक आकार में बनाने की जरूरत क्यों थी? और यदि उनका उपयोग वास्तविक अंतिम यात्रा में हुआ था, तो उन्हें नष्ट करने के बजाय खोलकर सुरक्षित रखने का फैसला किसने किया? जहाज को आधुनिक संग्रहालय तक पहुंचाना भी एक असाधारण अभियान था। उसकी लकड़ी इतनी पुरानी और नाजुक थी कि मामूली कंपन उसे नुकसान पहुंचा सकता था। विशेष कंटेनर, कंपन रोकने वाली व्यवस्था और अत्यंत धीमी गति का उपयोग किया गया। केवल कुछ मील की यात्रा पूरी करने में कई घंटे लगे। यह दृश्य विचित्र था। एक ऐसा जहाज जिसने शायद कभी नील पर यात्रा की थी, हजारों वर्ष बाद सड़कों के ऊपर चल रहा था। खुफू जहाज आज भी पूरी तरह अपनी कहानी नहीं बताता। उसके तख्तों पर बने निशान उस व्यक्ति की लिखावट जैसे हैं जिसने उसे आखिरी बार अलग किया था। शायद उन कारीगरों को विश्वास था कि फराओ के अगले जीवन में जहाज स्वयं फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन वह यात्रा कभी हुई या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं।
जहाज पिरामिड के नीचे पड़ा रहा, जैसे किसी यात्री की प्रतीक्षा करते करते समय में जम गया हो। नंबर 5, द अनफिनिश्ड असवान ओबेलिस्क। असवान की प्राचीन पत्थर खदान में ग्रेनाइट की धरती के भीतर एक विशाल आकृति लेटी हुई है। पहली नजर में वह किसी प्राकृतिक चट्टान जैसी दिखाई देती है, लेकिन पास जाने पर उसके सीधे किनारे और तराशे गए हिस्से बताते हैं कि यह एक अधूरा ओबेलिस्क है। यदि इसे पूरा कर लिया जाता तो यह प्राचीन मिस्र का सबसे बड़ा एकल पत्थर स्मारक होता। इसकी ऊंचाई 40 मीटर से अधिक और अनुमानित भार 1200 टन के आसपास होता। यह किसी इमारत के हिस्सों को जोड़कर नहीं बनाया जा रहा था। पूरा स्मारक एक ही चट्टान से काटा जा रहा था। ओबेलिस्क प्राचीन मिस्र में सूर्य, राजसत्ता और देवताओं के प्रति समर्पण के प्रतीक थे। उन्हें मंदिरों के प्रवेश द्वार पर खड़ा किया जाता था, जहां उनके ऊपरी हिस्से पर सूर्य की किरणें पड़ती और वह दूर से चमकता। लेकिन यह अधूरा ओबेलिस्क कभी अपनी खदान से बाहर नहीं निकल सका। कारीगरों ने उसके किनारों को काफी हद तक अलग कर दिया था। उसके आसपास आज भी पत्थर काटने के निशान मौजूद हैं। कुछ स्थानों पर गहरी खाइयां बनाई गई थी, जहां मजदूर कठोर पत्थर पर लगातार प्रहार करते होंगे। यह अधूरा स्मारक प्राचीन निर्माण तकनीक का जीवित दस्तावेज है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि प्राचीन मिस्री इतने विशाल पत्थर को बाहर निकालने और सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाने की योजना कैसे बना रहे थे। उस समय आधुनिक क्रेन, स्टील की मशीनें या भारी वाहन नहीं थे। एक संभावना है कि ओबेलिस्क को लकड़ी के स्लेज पर रखा जाता और गीली रेत के ऊपर खींचा जाता। फिर उसे नील नदी तक पहुंचाकर विशेष नौका पर लादा जाता। लेकिन हजारों टन के करीब भार को नाव पर चढ़ाना और उतारना आज भी एक जटिल अभियांत्रिक कार्य होगा। इसके बाद उसे मंदिर के सामने सीधा खड़ा करना अलग चुनौती थी। इस ओबेलिस्क का निर्माण अचानक बंद कर दिया गया क्योंकि उसके भीतर एक बड़ी दरार दिखाई दी। संभव है कि पत्थर को आधार से अलग करते समय तनाव पैदा हुआ और चट्टान फट गई। लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि दरार निर्माण के आरंभ में बनी या अंतिम चरण में। यदि वह अंतिम चरण में बनी थी तो वर्षों का श्रम एक क्षण में बेकार हो गया होगा। उस समय इस परियोजना पर काम करने वाले लोगों ने जब दरार देखी होगी तो उन्हें समझ आ गया होगा कि पत्थर को उठाते ही वह टूट सकता है। ओबेलिस्क को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके आसपास के औजार और तकनीक पूरी तरह ज्ञात नहीं है। कठोर ग्रेनाइट को काटने के लिए डोलराइट पत्थरों से लगातार प्रहार किया जाता था। कुछ प्रयोगों से यह संभव साबित हुआ है, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र को काटने में असाधारण समय और श्रम लगता। हजारों मजदूरों को भोजन, पानी और औजार कौन उपलब्ध कराता था? क्या वे स्वतंत्र कारीगर थे, राज्य के कर्मचारी थे या मजबूर श्रमिक? इन प्रश्नों के उत्तर पत्थर में दर्ज नहीं है। अधूरा ओबेलिस्क इसलिए भी बेचैन करता है क्योंकि वह किसी पूर्ण स्मारक से अधिक मानवीय दिखाई देता है। पूर्ण ओबेलिस्क हमें सफलता दिखाते हैं, लेकिन यह हमें उस क्षण तक ले जाता है जब प्राचीन कारीगर असफल हुए थे। उनके प्रहारों के निशान अब भी पत्थर पर मौजूद हैं। अंतिम दिन किसी ने अपना औजार रखा होगा और शायद यह सोचकर चला गया होगा कि दरार की जांच के बाद काम फिर शुरू होगा, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। विशाल पत्थर आज भी वहीं लेटा है, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। नंबर 6, द टूम्स ऑफ द टूम बिल्डर्स। जब भी मिस्र के पिरामिडों और भव्य कब्रों का नाम लिया जाता है, हमारी कल्पना सीधे फराओ, रानियों और सोने से भरे कक्षों तक पहुंचती है। लेकिन इन स्मारकों को बनाने वाले हजारों कारीगरों, पत्थर काटने वालों, चित्रकारों और मजदूरों के बारे में लंबे समय तक बहुत कम जानकारी थी। उनके हाथों ने राजाओं के लिए अनंत जीवन के घर बनाए, लेकिन उनकी अपनी कब्रें इतिहास की सतह से गायब थीं। फिर एक संयोग ने इस तस्वीर को बदल दिया। एक घोड़ा चलते हुए अचानक मिट्टी की एक दीवार से टकराया। वह दीवार किसी साधारण पुराने निर्माण का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कब्र का प्रवेश मार्ग थी जिसे पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था।
खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी की ईंटों से बनी लंबी मेहराबदार संरचनाएं सामने आईं। अंदर झूठे दरवाजों की एक पंक्ति थी। प्राचीन मिस्र में ऐसे दरवाजों को आत्माओं के आने जाने का प्रतीक माना जाता था। जीवित परिजन उनके सामने भोजन, पानी और अन्य भेंट रखते थे ताकि मृतक की आत्मा परलोक में जीवित रह सके। इन दरवाजों पर बने चित्रलिपि के चिन्ह शाही कब्रों जैसे सटीक और सुंदर नहीं थे। कई नाम जल्दबाजी या साधारण शैली में लिखे गए थे, लेकिन यही असमानता उन्हें अधिक वास्तविक बनाती है। ये नाम उन लोगों के थे जिन्होंने संभवतः पिरामिडों और शाही मकबरों पर काम किया था। कब्रों के भीतर ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायराइट जैसे पत्थरों के टुकड़े मिले। माना जाता है कि ये वे बचे हुए हिस्से हो सकते हैं जो राजसी निर्माण से बच गए थे और जिन्हें श्रमिकों ने अपनी कब्रों में उपयोग किया। कब्रों की बनावट एक जैसी नहीं थी। कुछ गुंबद के आकार की थी, कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती थी और कुछ छोटे पिरामिडों की नकल करती थी। इससे संकेत मिलता है कि मजदूर केवल आदेश मानने वाले साधारण श्रमिक नहीं थे। उनके पास वास्तुकला की समझ थी और उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार मृत्यु के बाद के लिए छोटे लेकिन अर्थपूर्ण स्मारक बनाए। कुछ कब्रों में पूरे परिवारों के दफन होने के प्रमाण मिले, जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि पिरामिड बनाने वाले लोग अस्थायी गुलामों की सेना नहीं, बल्कि स्थायी समुदायों में रहने वाले कुशल कर्मचारी भी थे। फिर भी अनेक प्रश्न अनुत्तरित हैं। इन मजदूरों की मृत्यु कैसे हुई? क्या कठोर श्रम, दुर्घटनाएं और बीमारियां आम थीं? उनकी हड्डियों पर ऐसे घावों के निशान मिले हैं जो भारी शारीरिक काम की ओर संकेत करते हैं, लेकिन कुछ कंकालों पर उपचार के प्रमाण भी मिले, जिससे पता चलता है कि उन्हें चिकित्सा सहायता दी जाती थी। यह विरोधाभास महत्वपूर्ण है। वे सम्मानित कारीगर थे या राज्य की विशाल परियोजना में खर्च हो जाने वाले शरीर? सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि इन लोगों ने दूसरों की कब्रों के भीतर गुप्त रास्ते, बंद कक्ष और सुरक्षा प्रणालियां बनाई। वे जानते थे कि फराओ के साथ क्या दफनाया जा रहा है। वे उन स्थानों के रहस्य जानते थे जिनके बारे में बाकी समाज को कुछ नहीं बताया जाता था। क्या इसी कारण उन्हें नियंत्रित बस्तियों में रखा जाता था? क्या काम समाप्त होने के बाद उन्हें कहीं जाने से रोका जाता था? इतिहास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देता। इन कब्रों में सोने के मुखौटे नहीं थे, लेकिन वे एक ऐसे सत्य को सामने लाती हैं जो शाही अभिलेखों में दबा दिया गया था। पिरामिड किसी एक फराओ की उपलब्धि नहीं थे। वे हजारों अनाम लोगों की जिंदगी, छोटों और मृत्यु से बने थे। आज उनके नाम दीवारों पर धुंधले हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं धुंधले अक्षरों के कारण इतिहास पहली बार उन हाथों को पहचान पाया जिन्होंने पत्थरों को अमर बनाया और स्वयं भुला दिए गए। नंबर 7, द गोल्डन ममीज ऑफ इजिप्ट। रेगिस्तान में कभी कभी इतिहास की खोज किसी वैज्ञानिक योजना से नहीं, बल्कि एक मामूली दुर्घटना से होती है। ऐसी ही एक घटना में भटकते हुए जानवर के कारण एक छिपा हुआ भूमिगत कक्ष सामने आया। जब पुरातत्वविद भीतर उतरे तो उन्हें लूटे हुए ताबूतों या खाली कब्रों की उम्मीद थी, लेकिन अंधेरे में चमकते चेहरों की एक पूरी पंक्ति दिखाई दी। वहां दर्जनों ममियां थीं, जिनके मुखौटे और ताबूत सोने जैसी चमक से ढके हुए थे। कमरे में अनेक वस्तुएं बिखरी थीं और ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था कि प्राचीन कब्र लुटेरे कभी अंदर पहुंचे थे। ये ममियां लगभग 2000 वर्ष पुराने उस समय की थीं जब मिस्र की संस्कृति यूनानी और रोमन प्रभावों के साथ मिल रही थी। उनके चेहरे पारंपरिक मिस्री शैली में बने थे, लेकिन बालों, कपड़ों और शारीरिक आकृतियों में बाहरी सभ्यताओं की झलक भी दिखाई देती थी। कुछ मृतकों के चित्र यथार्थवादी थे, जबकि कुछ को देवताओं जैसा आदर्श रूप दिया गया था। बूढ़े व्यक्ति को भी ताबूत पर युवा, स्वस्थ और शांत दिखाया गया। मृत्यु के बाद उसका वास्तविक चेहरा नहीं, बल्कि उसका वह रूप बनाया गया था जिसमें वह हमेशा जीवित रहना चाहता था। प्राचीन मिस्र की मान्यता के अनुसार देवताओं की त्वचा सोने जैसी, हड्डियां चांदी जैसी और बाल नीले लाजवर्द पत्थर जैसे होते थे।
इसलिए मृतक को सोने की चमक वाला चेहरा देना केवल धन का प्रदर्शन नहीं था, यह मनुष्य को देवता जैसा बनाने का प्रयास था। नीले रंग से बनाए गए बाल, चमकदार त्वचा और रत्नों के प्रतीक बताते थे कि मृत्यु के बाद शरीर बदल चुका है। वह साधारण मनुष्य नहीं रहा, बल्कि परलोक में प्रवेश करने वाली दिव्य सत्ता बन गया है। लेकिन इन मम्मियों का रहस्य उनके सोने में नहीं, उनकी पहचान में है। कई ताबूतों पर नाम क्षतिग्रस्त थे या पूरी तरह मिट चुके थे। कुछ मृतकों के चेहरे यूनानी या रोमन शैली के दिखाई देते हैं, जबकि उनके शरीर मिस्री विधि से मम्मीकृत किए गए थे। वे किस संस्कृति के थे? क्या वे मिस्र में रहने वाले विदेशी परिवार थे? क्या उन्होंने मिस्री धर्म अपना लिया था या केवल स्थानीय अंतिम संस्कार परंपरा को प्रतिष्ठा के लिए अपनाया? संभव है कि उनका जीवन कई संस्कृतियों के बीच बीता हो और मृत्यु के बाद भी उनकी पहचान एक ही नाम में समा ना सकी हो। कक्ष में मम्मियों की स्थिति भी बेचैन करने वाली थी। कुछ सावधानी से रखी थी, कुछ एक दूसरे के करीब जमा थी। ऐसा लगता था कि यह स्थान लंबे समय तक उपयोग में रहा। हर नए मृतक के लिए भीतर जगह बनाई जाती गई और अंततः पूरा कक्ष शवों से भर गया। क्या यह किसी धनी परिवार का सामूहिक मकबरा था या किसी विशेष वर्ग के लिए बनाया गया भूमिगत कब्रिस्तान? मम्मियों की जांच में कभी कभी पता चलता है कि सोने का मुखौटा जितना सुंदर है, अंदर का शरीर उतना ही क्षतिग्रस्त या बीमार था। कुछ लोगों की मृत्यु कम उम्र में हुई, कुछ ने गंभीर रोग झेले और कुछ के शरीर पर चोटों के निशान मिले। बाहर दिव्यता का चेहरा था, भीतर मृत्यु की कठोर सच्चाई। यही विरोधाभास इन सुनहरी मम्मियों को अस्थिर कर देता है। वे आज संग्रहालयों में शांत लेटी हैं, लेकिन उनके चेहरे किसी मृत व्यक्ति के चेहरे नहीं लगते। उनकी आंखें खुली हुई बनाई गई, मानो वे अंधेरे में भी देख रही हों। संभव है कि यह केवल कलात्मक परंपरा हो, लेकिन भूमिगत कक्ष में उन चमकती आंखों के बीच खड़े होने पर यह मानना कठिन होता है कि वे केवल निर्जीव वस्तुएं हैं। वहां ऐसा लगता है जैसे मृतकों को छिपाया नहीं गया था। उन्हें किसी ऐसी सुबह का इंतजार करने के लिए रखा गया था जो कभी नहीं आई। नंबर 8, द सिल्वर फैरो। प्राचीन मिस्र का नाम सुनते ही सोने से भरे ताबूत, चमकते मुखौटे और शाही खजाने याद आते हैं। लेकिन एक फराओ की कब्र में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जो सोने से भी अधिक दुर्लभ था। उसका ताबूत शुद्ध चांदी से बना था। यह फराओ सुसनेस प्रथम की कब्र थी, जिसे कभी कभी सिल्वर फैरो भी कहा जाता है। उसकी खोज ने मिस्र के इतिहास की सबसे असाधारण शाही समाधियों में से एक को सामने रखा। फिर भी दुनिया में उसका नाम तूतनखामुन जितना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। कब्र लगभग अछूती मिली थी। उसके भीतर सोने के आभूषण, धार्मिक वस्तुएं, शाही हथियार, मुखौटे और कई बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद थीं। खजाने की गुणवत्ता ऐसी थी कि उसकी तुलना तूतनखामुन की समाधि से की जा सकती थी। लेकिन जब यह खोज सामने आई, उसी समय दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। वैश्विक संकट ने पुरातात्विक समाचार को दबा दिया। परिणाम यह हुआ कि चांदी का यह फराओ इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में शामिल होने के बावजूद लोकप्रिय स्मृति से लगभग बाहर रह गया। उस समय मिस्र में सोना अपेक्षाकृत उपलब्ध था, लेकिन चांदी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। चांदी को बाहर से आयात करना पड़ता था और कई कालों में उसका मूल्य सोने से अधिक था। इसलिए चांदी का ताबूत बनवाना केवल सुंदरता का चुनाव नहीं था, यह शक्ति और दुर्लभता का चरम प्रदर्शन था। लेकिन इसके पीछे धार्मिक अर्थ भी हो सकता है। मिस्री मान्यताओं में देवताओं की हड्डियों को चांदी और त्वचा को सोने से जोड़ा जाता था। इस प्रकार चांदी के ताबूत में रखा फराओ स्वयं को देवता के शरीर के भीतर स्थापित कर रहा था। कब्र की बाहरी भव्यता के पीछे एक अप्रत्याशित समस्या छिपी थी। वह क्षेत्र नील नदी के पानी और नमी से प्रभावित था। कब्र में पानी प्रवेश कर चुका था, लकड़ी की कई वस्तुएं सड़ गई थीं और मम्मी भी अच्छी स्थिति में नहीं बची थी। जिस फराओ ने अपने शरीर को अनंत काल तक सुरक्षित रखने के लिए चांदी का ताबूत बनवाया था, उसकी देह समय और पानी के सामने टिक नहीं सकी। बाहरी आवरण लगभग अमर रहा, लेकिन भीतर का शरीर
नष्ट होता गया। यह दृश्य प्राचीन मिस्र की मृत्यु संबंधी मान्यताओं पर एक कठिन प्रश्न उठाता है। यदि मम्मी का सुरक्षित रहना आत्मा के अस्तित्व के लिए आवश्यक था, तो उस फराव के साथ क्या हुआ जिसकी मम्मी टूट गई? क्या पुजारियों ने ऐसी स्थिति की कल्पना की थी? क्या ताबूत और मुखौटे का प्रतीकात्मक रूप शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा की पहचान बनाए रख सकता था? इन प्रश्नों का कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं है। सुसेनेस का शासन उस समय हुआ जब मिस्र की केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ रही थी। देश अलग अलग राजनीतिक शक्तियों में बटा था और पुराने साम्राज्य जैसी एकता समाप्त हो रही थी। फिर भी उसकी कब्र में अपार संपत्ति मिली। यह कैसे संभव हुआ? क्या उसने पुराने शाही स्मारकों से सामग्री निकलवाई? क्या उसकी सत्ता धार्मिक खजानों पर आधारित थी? कुछ वस्तुएं पहले के राजाओं से जुड़ी प्रतीत होती हैं, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि पुराने खजानों का पुनः उपयोग किया गया होगा। चांदी का ताबूत आज भी उसकी सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन शायद वही सबसे गहरी विडंबना भी है। फराओ ने स्वयं को दुर्लभ धातु के भीतर बंद करके अमर बनना चाहा। उसकी कब्र लुटेरों से बच गई, लेकिन इतिहास ने उसका नाम लगभग भुला दिया। उसका खजाना बचा रहा, उसका शरीर नहीं। उसका ताबूत चमकता रहा, लेकिन उसकी कहानी विश्व युद्ध के शोर में दब गई। सिल्वर फैरो की समाधि हमें बताती है कि कभी कभी अमरता के लिए किया गया सबसे महंगा प्रयास भी व्यक्ति को विस्मृति से नहीं बचा सकता। नंबर 9, द रोसेटा स्टोन। सदियों तक मिस्र के मंदिरों, कब्रों और मूर्तियों पर उकेरे गए चित्रलिपि के चिन्ह दुनिया के सामने मौजूद थे, लेकिन कोई उन्हें पढ़ नहीं सकता था। दीवारों पर पक्षी, आंखें, सांप, मनुष्य, सिंहासन और अनगिनत प्रतीक दिखाई देते थे। लोग जानते थे कि ये केवल चित्र नहीं है, बल्कि एक भाषा है, लेकिन उस भाषा की आवाज खो चुकी थी। मिस्र के प्राचीन लोग क्या कहते थे, किन देवताओं से प्रार्थना करते थे और अपने राजाओं के बारे में क्या लिखते थे, सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी मौन था। फिर 1799 में मिस्र में युद्ध और सैन्य निर्माण के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों को एक गहरे रंग का पत्थर मिला। उसका ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था, लेकिन उस पर 3 अलग अलग लिपियों में एक ही प्रकार का संदेश लिखा दिखाई देता था। ऊपर प्राचीन मिस्री चित्रलिपि थी, बीच में डेमोटिक लिपि और नीचे प्राचीन यूनानी भाषा। यूनानी भाषा उस समय विद्वानों के लिए पढ़ने योग्य थी। इसी कारण शोधकर्ताओं को पहली बार उम्मीद हुई कि वे ज्ञात भाषा की सहायता से अज्ञात चित्रलिपि को समझ सकते हैं। यह पत्थर बाद में रोसेटा स्टोन कहलाया। वह किसी रहस्यमयी मंत्र या खोए हुए खजाने का नक्शा नहीं था। उस पर राजकीय आदेश दर्ज था, लेकिन उसका महत्व संदेश की सामग्री में नहीं, बल्कि 3 लिपियों के एक साथ मौजूद होने में था। यह अतीत की भाषा खोलने वाली चाबी बन गया। फिर भी चित्रलिपि को पढ़ना आसान नहीं था। लंबे समय तक विद्वानों में विवाद रहा कि प्रत्येक प्रतीक किसी शब्द, ध्वनि या विचार का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ प्रतीक सीधे वस्तु बताते थे, कुछ आवाजें दर्शाते थे और कुछ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए लगाए जाते थे। वर्षों की तुलना और अध्ययन के बाद धीरे धीरे राजाओं के नाम पहचाने गए। अंडाकार सीमा के भीतर लिखे कारतूस विशेष रूप से उपयोगी साबित हुए। जब एक ज्ञात यूनानी नाम को चित्रलिपि के चिन्हों से मिलाया गया, तो भाषा का ताला खुलने लगा। इसके बाद मंदिरों और कब्रों की दीवारें पहली बार फिर बोलने लगीं। जिन चित्रों को लोग केवल धार्मिक कला समझते थे, वे युद्ध, कर, अनाज, परिवार, प्रेम, बीमारी और मृत्यु की लिखित कहानियां निकले। लेकिन रोसेटा स्टोन स्वयं भी अधूरा है। उसका बड़ा हिस्सा टूटा हुआ है और मूल शिला का बाकी भाग कभी नहीं मिला। वह संभवतः एक बड़े आदेश पट का टुकड़ा था, जिसे बाद के समय में किसी निर्माण के लिए दोबारा इस्तेमाल किया गया। क्या शेष टुकड़े अभी भी मिस्र में किसी दीवार या जमीन के नीचे मौजूद हैं? क्या उनमें ऐसी पंक्तियां थीं जो अनुवाद को और स्पष्ट कर सकती थीं? इसका उत्तर अज्ञात है। पत्थर युद्ध के दौरान मिला और बाद में विजयी ब्रिटिश सेना के हाथ चला गया। तब से उसके स्वामित्व को लेकर विवाद बना हुआ है। जिस वस्तु ने मिस्र को अपनी प्राचीन आवाज वापस दी, वह स्वयं
मिस्र से दूर रखी गई। यह इतिहास की विचित्र विडंबना है। पत्थर ने एक पूरी सभ्यता को समझने का रास्ता खोला, लेकिन उसकी अपनी यात्रा सत्ता और कब्जे की कहानी बन गई। रोसेटा स्टोन को देखने पर वह किसी विशाल खजाने जैसा नहीं लगता। वह टूटा हुआ गहरे रंग का साधारण सा पत्थर है, लेकिन उसके बिना शायद तूतनखामुन, रामेसेस मंदिरों के अभिलेख और मृतकों की पुस्तकें केवल सुंदर प्रतीकों का जंगल बनी रहती। इस पत्थर ने मृत भाषा को जीवित कर दिया। फिर भी यह प्रश्न बना रहता है कि हमने जो पढ़ा, क्या उसका अर्थ ठीक वैसा ही है जैसा प्राचीन लेखक कहना चाहते थे? भाषा का ताला खुल चुका है, लेकिन हजारों वर्ष पुराने मनुष्य की सोच तक पहुंचना शायद अब भी पूरी तरह संभव नहीं। नंबर 10, क्लियोपेट्रा रेस्टिंग प्लेस। क्लियोपेट्रा का नाम इतिहास में सौंदर्य, राजनीति, युद्ध और त्रासदी के साथ जुड़ा हुआ है। वह प्राचीन मिस्र की अंतिम प्रसिद्ध रानी थी, जिसने रोम की बढ़ती हुई शक्ति के सामने अपने राज्य को बचाने की कोशिश की। उसके जीवन के बारे में अनेक विवरण मौजूद हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ क्या हुआ, यह अब भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की कब्र आज तक निश्चित रूप से नहीं मिली। प्राचीन लेखकों के अनुसार दोनों को संभवतः एक साथ दफनाया गया था, लेकिन कब्र कहां थी इसका स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी समाधि अलेक्जेंड्रिया में रही होगी, क्योंकि वही क्लियोपेट्रा की राजधानी और सत्ता का केंद्र था। समस्या यह है कि प्राचीन अलेक्जेंड्रिया का बड़ा हिस्सा भूकंप, समुद्र के बढ़ते स्तर और भूमि धंसने के कारण पानी के नीचे चला गया। यदि कब्र तट के पास थी तो संभव है कि वह आज भूमध्य सागर की गहराई में दबी हो। दूसरी प्रमुख संभावना तपोसिरिस मैग्ना नामक प्राचीन मंदिर क्षेत्र से जुड़ी है, जो अलेक्जेंड्रिया से कुछ दूरी पर स्थित है। वहां खुदाई में भूमिगत सुरंगें, दफन कक्ष, सिक्के और क्लियोपेट्रा के काल से जुड़ी वस्तुएं मिली हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि रानी को देवी आइसिस से गहरा लगाव था और इसलिए उसे ऐसे मंदिर परिसर में दफनाया गया हो सकता है जो आइसिस और ओसिरिस की धार्मिक कथा से जुड़ा था। यदि क्लियोपेट्रा स्वयं को आइसिस का सांसारिक रूप प्रस्तुत करती थी, तो उसका अंतिम विश्राम स्थल धार्मिक प्रतीकवाद से भरा होना स्वाभाविक होता। ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा को जीवित रोम ले जाकर विजय जुलूस में दिखाना चाहता था। उसकी मृत्यु ने उस योजना को विफल कर दिया। इसके बाद उसे सम्मानपूर्ण दफन दिया गया या उसके शरीर को जल्दबाजी में छिपाया गया, यह स्पष्ट नहीं। यदि उसे और मार्क एंटनी को एक साथ दफनाया गया था, तो उनकी समाधि में राजसी प्रतीकों के साथ रोमन और मिस्री संस्कृति दोनों के निशान हो सकते हैं। ऐसी खोज तूतनखामुन की कब्र जितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे विचलित करने वाली संभावना यह है कि कब्र कभी मिले ही नहीं। समुद्र, भूकंप, लूट और 2000 वर्षों के निर्माण ने उसके निशान मिटा दिए हों। हो सकता है कि लोग सदियों से उसकी कब्र के ऊपर रह रहे हों या नावें उसके ऊपर से गुजरती हों। यह भी संभव है कि किसी प्राचीन काल में कब्र खोजकर लूट ली गई हो और पहचान मिटा दी गई हो। क्लियोपेट्रा ने अपने जीवन में रोम के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को प्रभावित किया, युद्धों की दिशा बदली और मिस्र के अंतिम राजवंश का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन मृत्यु के बाद वह बिना कब्र की रानी बन गई। उसका नाम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नामों में है, जबकि उसका शरीर धरती या समुद्र के किसी अज्ञात अंधेरे में छिपा हुआ है। शायद उसकी समाधि अभी भी बंद है। शायद उसके दरवाजे के पीछे 2000 वर्षों से वही मौन मौजूद है जो किसी दिन पूरी दुनिया की इतिहास पुस्तकों को बदल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिस्र की रेत ने हमें अनेक खजाने दिए हैं, लेकिन उसके सबसे बड़े रहस्य अभी भी बंद कब्रों, अधूरी सुरंगों और टूटे हुए पत्थरों के पीछे छिपे हैं। सवाल केवल यह नहीं कि अगली खोज क्या होगी। असली सवाल यह है कि जब वह दरवाजा खुलेगा तो उसके भीतर हमें इतिहास मिलेगा या कोई ऐसी सच्चाई जिसे हजारों वर्ष तक छिपा कर रखा गया था।